हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी फॉर फ्यूचर में आपका स्वागत है। हम यहाँ कॉन्सेप्ट बेसिस तैयारी के लिए जुटे हैं, जिससे हम हर एक कॉन्सेप्ट पर अच्छी तरह से पकड़ बनाएंगे और कोई भी कंपटीशन हो या कोई भी क्लास की एग्ज़ाम्स हो, उसमें आप किसी भी चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। आप इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉन्सेप्ट ही किसी चीज़ की बेस होती है। अगर कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है तो आप किसी भी चीज़ को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये सामने जो फिगर देख रहे हैं वो आप समझ गए होंगे कि ये स्टार्स हैं और ये जो स्टार्स की संरचनाओं के बारे में है। तो हम जो स्टार्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसमें कुछ कुछ बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, स्टार में जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है। दूसरी बात, स्टार्स कैसे बनते हैं। तीसरी बात, स्टार्स ख़त्म कैसे होते हैं। ये कुछ बातें हैं जो हर एक स्टूडेंट्स के मन में जिज्ञासा का कारण होती है। तो आइए इस टॉपिक में हम एक एक जिज्ञासा को दूर करेंगे और इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेज के एग्ज़ाम हो, वो आपको इसमें हर एक चीज़ की जानकारी दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्टार्स का। तो स्टार्स में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि स्टार्स बने कैसे हैं और इसका विकास कैसे कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि यह एक खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड का मतलब होता है जो अंतरिक्ष में पाया जाता है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। इसकी संरचना हाइड्रोजन हीलियम कार्बन नाइट्रोजन नियॉन आदि से हुआ है। अगर इसकी संरचना का बनावट अगर जो कहा जाता है, अगर उसको हम देखें तो लगभग 70% आपका हाइड्रोजन है, 26 टू 28% आपका हीलियम होता है, 1.5% कार्बन होता है तथा अन्य नियॉन और फेरस और कुछ और भी जो होते हैं वो अन्य परसेंटेज में होते हैं, बच गए जो। अभी दूसरी बात आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो हाइड्रोजन और हीलियम ये किसी भी तारों की जान होती है, यानी ऊर्जा का साधन यही होते हैं। कौन होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। तो अब हम पहले ये समझ लें कि हाइड्रोजन और हीलियम कैसे ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो हाइड्रोजन, जब दो हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो यह हीलियम बनाते हैं। दो हाइड्रोजन जब आपस में मिलते हैं तो हीलियम बनाते हैं। हीलियम जब बनती है तो इस अभिक्रिया को हम लोग नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं, जिससे क्या होती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। नाभिकीय विखंडन का नाम सुने होंगे, जो हमारे परमाणु बमों में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे परमाणु बम में जो अभिक्रिया इस्तेमाल होती है वो नाभिकीय विखंडन होता है, और जो सूर्य और तारों में जो अभिक्रिया होती है वह नाभिकीय संलयन होता है। राइट, क्लियर। हाँ, अब नाभिकीय संलयन को देखिए, एक चीज़ और जान लीजिए, ये क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया के लिए अत्यधिक तापमान की आवश्यकता होती है, जो नॉर्मली पृथ्वी पर पॉसिबल नहीं है। किंतु आजकल वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन बम बनाया है, जिसमें भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया बहुत ज़्यादा ऊर्जा देती है और हमारे जो सूर्य और अन्य तारों की ऊर्जा का एक साधन है। अब आते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे में देखते हैं तो अगर हम तारों को देखें तो जिस प्रकार से हम लोग की अवस्थाएं होती हैं, जैसे शिशु अवस्था, या मतलब क्या बोलते हैं, किशोर अवस्था और वृद्धावस्था, और लास्ट में डेथ हो जाता है, उसी प्रकार से ये स्टार्स का भी वही रूप होता है। पहले ये जन्म लेते हैं, फिर किशोर अवस्था में जाते हैं, फिर ओल्ड अवस्था में जाते हैं और लास्ट में ये ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो हम इन चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो अभी ये रंग, जो इनके रंग हैं वो इनकी अवस्थाओं को दर्शाते हैं। जैसे लाल रंग अगर है, अगर कोई तारा लाल दिख रहा है, इसका मतलब उसका पृष्ठीय जो ताप है वो कम है। अगर वह वाइट दिख रहा है, स्वेट टाइप का दिख रहा है, तो उसका जो पृष्ठीय ताप जो है वो लाल से कम है। और अगर वह नीला दिख रहा है तो इसका मतलब है वह अपने चरम अवस्था पर है और वह सबसे अधिक तापमान देता है, यानी उसका जो पृष्ठीय तापमान है वह बहुत अधिक है। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी तारों में ऊष्मा
कैसे आती है, इसके बारे में और आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि तारे कैसे, कौन कौन से तारे हैं। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन से, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, और आपको ऑप्शन पूछ देगा। जैसे में अल्फ़ा सेंचुरी पूछ देगा, व्हाट इज़ अल्फ़ा सेंचुरी, तो आपको ऑप्शन में दे देगा इट इज़ प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट, अदर ईटीसी। तो आपको वो मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से जो प्रमुख हैं, जो तारों के रूप में है, स्टार्स के रूप में है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। आपका ध्रुव तारा का नाम आपने सुना होगा, जिसको हम लोग पोलोरिस कहा जाता है। सीरियस का भी नाम आपने सुना होगा। अल्फ़ा सेंचुरी का नाम तो सुना ही है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी का नाम सुना है। ये आपकी पृथ्वी के दूसरा सबसे नज़दीक का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। वेगा, कैपेला, स्पाइका, बीटा सेंचुरी, और सूर्य तो आप जानते ही हैं, सूर्य हमारे सबसे नज़दीक का है। हाँ, एक बात आपको यह भी जानना चाहिए, सूर्य एक तारा है, यह आपको मालूम होना चाहिए। हमारे पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, स्टार्स कौन है, तो वह सूर्य है, राइट ना। तो अब आगे चलते हैं हम लोग प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब इस प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बारे में जान लीजिए। सूर्य के बाद अगर कोई भी तारा जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है तो वो कौन सा तारा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। वह उसका प्रकाश हमारे पृथ्वी तक आने में 4.2 प्रकाश वर्ष का समय लेती है। कितना समय लेती है, 4.2 ईयर। और हमारे सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लेती है, 8.16, कभी कभी 8.20 सेकेंड देता है, यानी 8 मिनट 20 सेकेंड। तो आप समझ सकते हैं, एग्ज़ाम के अनुसार आप समझ सकते हैं कि क्या इसका ऑप्शन दिया जाना चाहिए, राइट ना। अब दूसरी बात आपको जान लीजिए, इसके बाद जो तीसरा सबसे नज़दीक का तारा है वो भी जानना चाहिए, कभी कभी पूछता है, ऐसे तो रेयरली पूछता है बट पूछता है। तो अल्फ़ा सेंचुरी की तो पृथ्वी से दूरी 4.2 लाइट ईयर है, यानी उसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में 4.3 ईयर्स लग जाते हैं, राइट ना। अभी इससे पहले हमने बताया कि पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन है, सूर्य, राइट। अब इनकी थोड़ा तारों की मतलब भ्रमण दिशा यानी घूर्णन गति के बारे में भी थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए, सभी तारे ध्रुव तारा को छोड़कर आकाश में ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में मूव करते हैं। दैट मीन्स इट्स रोटेट ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, राइट ना। और बाकी जो ध्रुव तारा है वह कैसे मूव करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, किस दिशा में। और हमारा पृथ्वी जो है, पृथ्वी का घूर्णन आपको मालूम होना चाहिए कैसा है। पृथ्वी का घूर्णन हमारा जो है वह क्या है, वेस्ट टू ईस्ट। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आपको यह मालूम होना चाहिए कि सभी तारे ध्रुव तारा को छोड़कर उनकी गति ईस्ट टू वेस्ट है। क्या है, ईस्ट टू वेस्ट है। और हमारी पृथ्वी का गति कैसा है, हमारा पृथ्वी का गति है वेस्ट टू ईस्ट, राइट। ओके, क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग अगले स्टेप पे चलते हैं, जो है तारों की उत्पत्ति। अभी तारों की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले जानने से पहले एक मैं आपको चित्र दिखाना चाहूँगा, जो आपका देखिए इस प्रकार से है। ये है, आप देख रहे होंगे, ये स्टार्स है। इसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा। ये आपका ब्लैक होल है, ये आपका सीरियस वाइट ड्वार्फ है, और ये देखिए हमारा स्टार्स की संरचना का एक पिक्चर है। पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद इसके हम लोग डील करेंगे। सबसे पहले ये तारों का समूह, मतलब ये धूल कण और जो भी अणु है उससे ये तारों का समूह बना। फिर उससे क्या हुआ, एवरेज मतलब जन्म हुआ। तो अभी हम लोग स्टार्स के जब स्टडी करते हैं तो स्टार्स की स्टडी करने के लिए हम लोग एक बेस लेते हैं। तो हमारा बेस क्या होता है, हमारा बेस क्या है, सन। यानी सन को आधार मानकर ही हम लोग आगे पूरा थ्योरी देते हैं। इसके बाद हम आपको चंद्रशेखर सीमा के बारे में बताएंगे, जिन्होंने ये तारों का सीमा निर्धारण किया था। वो क्या है मैं आगे आपको डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले जानेंगे कि जब कोई तारा बनता है
तो सबसे पहले देखा जाता है उसका जो उसका द्रव्यमान है वह सूर्य से कम है या सूर्य के बराबर है या सूर्य से कितना ज़्यादा है, कितना गुना ज़्यादा है। अगर 1.44 है, 1.44 से कम है, सूर्य के तापमान के सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना है, तो इसका अर्थ है कि जब वह उसका अंत होगा तो वह एक न्यूट्रॉन तारा के रूप में बदल जाएगा। उसी प्रकार से यह आगे के रूप में इस तरह से आपको दिखाया गया है। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, पहले क्या बन जाएगा, एवरेज तारा, फिर रेड जॉइंट बनेगा, फिर प्लैनेटरी नेबुला बनेगा और लास्ट में क्या बनेगा, वाइट ड्वार्फ बनेगा। अगर उसका जो वजन है, अगर तारे का जो वेट है, द्रव्यमान है, अगर 1.44 से अधिक है, 1.44 से अधिक है, तो वो क्या बनेगा, मैसिव तारा कहलाएगा और वो भी रेड सुपर जायंट बनेगा, जिसको हम लोग विशाल दानव स्टार बोलते हैं। जब वह आगे बढ़ेगा तो वह सुपरनोवा बनेगा। सुपरनोवा के बाद उसके 2 स्टेज हो जाते हैं, या न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है या ब्लैक होल बन जाता है। इसके बारे में हम लोग दूसरे ग्राफ में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आते हैं अपने मुख्य बिंदु पे, जिसमें हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, चलिए सबसे पहले तारों की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहला, हाइड्रोजन और हीलियम जब स्टार्टिंग में जब बिग बैंग हुआ था, तो पहले अब हम लोग बिग बैंग के बारे में समझ लेते हैं। बिग बैंग क्या है, तो बिग बैंग में एक धमाका हुआ था। दैट बिग मतलब बड़ा, बैंग मतलब धमाका, यानी बिग बैंग, बड़ा धमाका। यह बड़ा धमाका जब हुआ था तो इसको सबसे पहले लेमेतेरे, जो बेल्जियम के वैज्ञानिक हैं और पादरी भी थे, उन्होंने यह सिद्धांत दिया था बिग बैंग में उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड में एक क्षणिक विस्फोट हुआ और कुछ क्षण के बाद ही वह हमारा ब्रह्मांड धीरे धीरे फैलने लगा। क्या करने लगा, फैलने लगा, जिससे तारे आपस में दूर जा रहे हैं। इस सिद्धांत की पुष्टि बाद में नासा ने 2013 में की। हब्बल ने 1920 में भी बता दिया था कि तारों का विस्तार हो रहा है। और बिग बैंग के बाद ये इसका जो कब हुआ यह घटना, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, 12 से 14 अरब वर्ष पूर्व। राइट ना, क्लियर। अब एक चीज़ और जानिए, इसमें आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि बिग बैंग थ्योरी किसने दिया। लेमेतेरे, कुछ कहीं कहीं पे लेमेतेरी लिखते हैं, बट इसको लेमेतेरे बोलते हैं या लेमेतेरी, आप शब्दों पे माना जाए, बस उसका अर्थ समझें। तो कहाँ के थे, बेल्जियम। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। राइट, चलिए अब आते हैं हम लोग तारों की बनावट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए क्या है, अगर स्टार्स का वेट किसी भी स्टार का जो वेट है, द्रव्यमान है, वह सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना है या उससे कम है, तो वह लाल दानव बनेगा, उसके बाद वह निहारिका बनेगा, उसके बाद वह वाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा। अगर उसका वेट सूर्य के वेट से 1.5 और 3 के बीच में है तो रेड जॉइंट बनेगा, फिर वह सुपरनोवा बनेगा और लास्ट में न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। किंतु अगर उसका वेट सूर्य से 3 गुना से ज़्यादा है, अगर उसका वेट सूर्य के 3 गुना से ज़्यादा है, कितना, 3 गुना से ज़्यादा है, तो वह रेड जॉइंट बनेगा, फिर उसके बाद सुपरनोवा बनेगा और श्याम विवर बनेगा, लास्ट में वह ब्लैक होल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्लैक होल। ब्लैक होल के बारे में एक बात जान लें, ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय पिंड है, ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय पिंड है जहाँ से लाइट भी वापस नहीं आ सकती, यानी उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना अधिक होता है कि वह लाइट को भी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती। चलिए आगे इसके बारे में चर्चा, ब्लैक होल के बारे में हम टॉपिक पे क्लियर करेंगे, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। तो सबसे पहले अब इसके लास्ट स्टेज को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूज करता है तो इसका लास्ट स्टेज कंफ्यूज करता है,
क्योंकि बहुत बार जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। तो इस चीज़ को घबराना नहीं है और क्लियर इसको समझना है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को ज़रा ध्यान दें कि इसका प्रथम भाग जो है, इसका स्टेज, लास्ट स्टेज का प्रथम जो भाग है वह रेड जॉइंट बन जाता है। क्या बन जाता है? रेड गैंट स्टार, यानी रेड जॉइंट भी बोला जाता है इसे। इसको द्रव्यमान के आधार पे हम क्या, अभी जिससे जस्ट पहले हम लोगों ने बताया कि यह द्रव्यमान के आधार पे क्या बन जाता है, या तो व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है, या ब्लैक होल बन जाता है, या न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। न्यूट्रॉन स्टार कब बनता है? अभी ज़रा इस चीज़ को आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए। अगर उसका वेट सन के बराबर है, सिंपल समझिए, बड़ा कम और ज़्यादा छोड़ दें, अगर सन के बराबर है तो वो क्या बनेगा? वाइट ड्वार्फ बन जाएगा। अगर उसका वेट सन की 1.5 से ज़्यादा और 3 के आसपास है तो वह क्या बनेगा? न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, न्यूट्रॉन तारा बनेगा। अगर उसका वेट सन के तीन गुने से ज़्यादा है तो वह क्या बनेगा? ब्लैक होल बन जाएगा। राइट, क्लियर हो गया होगा। ये फिर से इसको रिपीट करा देता हूँ कि अगर उसका किसी भी स्टार का वेट सन के बराबर या 1.5 गुना है तो वह वाइट ड्वार्फ बनेगा। क्या बनेगा? वाइट ड्वार्फ बनेगा। अगर उसका वेट 1.5 गुना से 3 गुना के बीच है तो वह न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, और अगर 3 गुना से अधिक है तो वह ब्लैक होल बनेगा। ये ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारा के बारे में मैं अभी बताता हूँ आगे के स्लाइड में। राइट, अब एक चीज़ आप और जान लीजिए कि हमारा जो सूर्य है 5,000 मिलियन वर्ष बाद यह रेड जॉइंट में बदल जाएगा, और जब रेड जॉइंट में बदलेगा तो इसका, ये सूर्य के बराबर है तो यह क्या हो जाएगा? वाइट ड्वार्फ में तब्दील होगा। क्या में होगा? वाइट ड्वार्फ में, और लास्ट में वह क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। यह ब्लैक होल नहीं बन पाएगा। राइट, क्लियर हो गया होगा ये बात। अगर ये सूर्य से बड़ा है तो सुपरनोवा बनेगा और लास्ट में न्यूट्रॉन तारा बनेगा। हाँ, एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नोट्स है, वो ध्यान में रखिए। न्यूट्रॉन तारा रेडियो तरंग का उत्सर्जन करती है। जब यह न्यूट्रॉन तारा बनती है तो रेडियो तरंग का उत्सर्जन करती है, यानी उससे निकलती है, जिससे हम लोग पल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्सर। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। राइट, आगे चलते हैं। हाँ, आप चंद्रशेखर सीमा के बारे में बहुत सुने होंगे, अक्सर सुनते आए होंगे चंद्रशेखर सीमा। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है, चंद्रशेखर सीमा क्या है? तो उसका आंसर सीधा सीधी होता है तारों से जुड़ा हुआ अन्वेषण किया गया था, यानी तारों से जुड़ा हुआ। पर इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत कम बच्चे ये जान पाते हैं। आज हम उस चीज़ को क्लियर करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए, ये भारतीय वैज्ञानिक थे, और इन्होंने सिद्धांत दिया था कि अगर कोई भी स्टार का वेट 1.44 यानी सूर्य के वेट का 1.44 है तो वह जब उसका जो अंत होगा वो वाइट ड्वार्फ बनकर अंत होगा। अगर 1.44 से ज़्यादा है तो इसका मतलब वह न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में तब्दील होगा। यानी ये सिद्धांत जो पहली बार कोई बताया है तो वो कौन बताया है? हमारे देश के बताए हैं। इस तरह से अब आप समझ सकते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, ब्लैक होल क्या होता है। आप चंद्रशेखर सीमा के बारे में आप इस जो स्क्रीनशॉट दिया है आप उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ग्राफ बना के भी बताया गया है। यहाँ पे जो ये है, अगर यहाँ से इधर गया तो ये क्या बन जाएगा? ब्लैक होल बन जाएगा या न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, और अगर इधर है तो वाइट ड्वार्फ बन जाएगा। ये चीज़ आप समझ जाइए। राइट, ब्लैक होल के बारे में भी आपको थोड़ा सा इसमें स्लाइड में दिया हुआ है, आप इससे पढ़कर भी समझ सकते हैं। फिर भी आपको शॉर्ट में थोड़ा बता दूं, ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है या खगोलीय पिंड है जिसका जो सेंटर का जो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना अधिक होता है कि अपने जो बाहरी आवरण का जो मास है उसको यह अपने अंदर ही खींच लेता है, और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना अधिक होता है कि एक समय में यह गायब हो जाता है। गायब क्यों हो जाता है? क्योंकि यह अपने आसपास के प्रकाश को भी अंदर खींच लेती है और रिफ्लेक्ट नहीं होने देती है।
आपको पता ही होगा कोई भी चीज़ हम कब देखते हैं, जब कोई वस्तु पर से लाइट टकराकर हमारी आंखों तक वापस आती है। जब ब्लैक होल पे बस लाइट पड़ती है और वो वापस ही नहीं आती तो हमें दिखाई नहीं दे सकती। इस बात को आप समझ लीजिए। तो जो ब्लैक होल होते हैं वो क्या होते हैं, अदृश्य होते हैं। तब आपके मन में सवाल आएगा कि फिर वो कैसे पता चलेगा कि वो ब्लैक होल है। तो आप जान लीजिए, जब ब्लैक होल होता है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना अधिक होता है जो जिसके कारण इसके चारों ओर जो घूमने वाले आपस में खगोलीय पिंड हैं वो उसके आसपास चक्कर चक्कर लगाते रहते हैं और वह बीच में सेंटर में कुछ भी नहीं होता है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो उसका सेंटर है वो क्या है, ब्लैक होल है। राइट, इसमें क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर डाउट्स है तो आप हमें लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको देखिए ये स्लाइड में मैंने ये फ़ोटो दिया हुआ है, ये जो है बिग बैंग थ्योरी को बताता है, जिन्होंने लेमेतेरे ने बताया था। ये विस्फोट हुआ था और धीरे 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 आपका यह फैलते चला गया है, आप इसको देख सकते हैं। ये आपका स्टार्स का फ़ोटो है, आपका ये न्यूट्रॉन स्टार है आपका। फिर ये आपका जो है पल्सर है, पल्सर का फ़ोटो आप देख लीजिए। इसमें रेडियो एक्टिव ये निकल रहे हैं जो मैंने अभी उससे पहले बताया था। ये आपका देखिए ब्लैक होल है, इसके ये चारों ओर ये चक्कर लगा रहे हैं और बीच में सेंटर में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, दैट मीन्स अदृश्य है। राइट ना, ओके। और आपका ये वाइट ड्वार्फ है, ये देखिए लिखा हुआ वाइट ड्वार्फ, सीरियस वाइट ड्वार्फ, आप इसको भी देख सकते हैं। फ़ोटो मैंने इसलिए प्रोवाइड किया है ताकि आप किसी चीज़ को आसानी से समझ सकें, क्योंकि जो भी चीज़ विजुअल होती है वह किसी चीज़ को हमें समझने में मदद करती है। जैसे अभी देखिए स्टार की संरचनाओं के बारे में, अगर एवरेज है तो क्या हुआ, फिर उसके रेड जाइंट बनेंगे, फिर उसके श्वेत महावन बन जाएगा, वाइट ड्वार्फ लास्ट में बन जाएगा। फिर आपका अगर मैसिव है यानी बड़ा है, 1.5 से ज़्यादा है तो बड़ा लाल जॉइंट बनेंगे। फिर आपका ये क्या बन जाएगा, सुपरनोवा बनेगा। और लास्ट में उसके दो पार्ट्स हो जाएंगे। दो पार्ट्स में कैसे बताया था, 1.5 to 3 अगर मल्टीप्लाई रहे सन का तो न्यूट्रॉन तारा बनेगा, और उससे अगर अधिक रहेगा तो आपका ब्लैक होल बनेगा। तब इस तरह से हमारा स्टार्स का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। और हमें उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस पर कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे हमें कमेंट करें। और हमारी जो कोशिश है आपको फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर का जो आपका स्टडी है वो डाउटलेस हो, यानी कोई भी किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट्स ना हो, इसलिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। अभी नेक्स्ट टाइम में आपके मैं टॉपिक के ऊपर हर एक टॉपिक पे एक एक वीडियो बनाऊंगा 10 से 15 मिनट का, जिससे आपको किसी भी टॉपिक को समझने में आसानी हो जाएगी। और जब आप टॉपिक समझ जाते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी चैप्टर हो, अगर आप टॉपिक समझते हैं तो वह चैप्टर नहीं बचता है, हर चीज़ आपको समझ में आ जाती है। और जब आपको समझ में आ जाती है तो उससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन लिखना हो या ऑब्जेक्टिव हो, चाहे पीसीएस का हो, यूपीएससी का हो या रेलवे हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आप अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। आप ये स्टार्स के बारे में इसलिए बताया गया क्योंकि हर एग्ज़ाम में कभी कभी देखने को मिलते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो बच्चे हैंडल नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मैंने इस सबसे पहला वीडियो बनाया है और इसके बाद आपको हमेशा वीडियो मिलता रहेगा। प्लीज़ शेयर एंड like and share please. It is my first video, so I will improve myself. Thank you very much.